आज की क्लास में मैं आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बताने जा रही हूँ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है, फर्स्ट थिंग ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया प्लांट्स को, किसको? प्लांट्स को। ठीक है, तो ऑब्वियस है, और किस प्लांट को करेंगे? जो क्रॉप्स होंगे उसी को करेंगे हम लोग, है ना। तो क्रॉप्स कैसे बन गए? जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर क्या तैयारी करी गई? जी जैसा दिख रहा है, क्रॉप्स को हमने कैसा बनाया? क्रॉप्स जो हैं हमने उसको स्ट्रेस रेसिस्टेंट बनाया, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे बोल लीजिए, या अबायोटिक शॉर्ट में, या तो ऐसे बोल लीजिए, अबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट। मतलब कि अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उसके अगेंस्ट में ये खुद को इजिली वहां पे स्टैंड करके रख सकता है। ठीक है, या फिर और दूसरे तरीके से इसको क्या बोला जा सकता है? दूसरे तरीके से ये बोला जा सकता है कि टोलरेंट टोलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, अबायोटिक स्ट्रेस आपको पता है क्या क्या हो सकता है? हीट हो सकता है, कहीं पे टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ उसका भी फर्क पड़ता है। अगर सैलिनिटी ज्यादा हुई कहीं पे, अगर आप सॉल्ट कंटेंट बढ़ाएंगे वहां पे भी प्लांट्स का सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, ड्राउट की कंडीशन में और कोल्ड की कंडीशन में, ड्राउट, कोल्ड, इटीसी। ठीक है, अब तो क्या हुआ? अगर एक प्लांट को आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया, कैसा बनाया? जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया, तो ये अबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट में खुद को स्टैंड करा के रख सकता है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, जब इसकी हार्वेस्टिंग हुई, जब इसकी क्या हुई? हार्वेस्टिंग हुई। ठीक है, तो पहले क्या था? हार्वेस्टिंग होने के बाद काफी ज्यादा क्रॉप्स का लॉस होता था, लेकिन जब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए, तो उसको बनाने का फायदा क्या हुआ? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या हुए वहां पे? कम हुए। ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट और फेथ। रिलायंस मीन्स क्या होता है? ट्रस्ट और फेथ। ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो डिपेंड करते थे उसकी बजाय अब किस अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स ही बनाना सीख लिया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोर एंड मोर पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स आर more and more pest resistant pest more and more pest resistant crops are produced, तो जिसकी वजह से क्या होगा? लेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज क्या हो गया? कम हो गया। केमिकल पेस्टिसाइड्स, लेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, जो क्या है यहाँ पे? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, वो क्या हो गया? कम हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर रिड्यूस्ड, ये भी कम हो गया। ठीक है, देन प्लांट्स को ऐसा तैयार किया गया, इस प्लांट को ऐसा बनाया गया कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? मिनरल एब्जॉर्प्शन कर सके। कहां से?
तो जो फर्टाइल सॉइल के अंदर आपने इसको लगाया है वो क्या कर सके, इस सॉइल के अंदर से ज्यादा मिनरल्स को कंज्यूम कर सके, उसको ग्रास्प कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, प्लांट्स आर capable plants are capable to consume मिनरल्स, तभी तो अच्छा ग्रो करेगा ना मिनरल्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो लॉस हो जाता था उसकी वजह से अब यहाँ पे उतने लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट आपको ये समझना है, इसको शॉर्ट में देखिए लिखा नहीं है इसने, मैं आपको यहाँ पे उसके लिए टर्म लिखती हूँ। फिफ्थ पॉइंट में एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों को लिखना चाहिए टर्म क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। देखिए बायो फोर्टिफिकेशन, टर्म क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में जैसे आपके घर में ना पैकेज्ड मिल्क आता होगा, उसको ध्यान से देखिएगा, जाके आज दूध के पैकेट को देखिएगा, उसके ऊपर लिखा रहता है बायो फोर्टिफाइड विद कुछ भी परसेंटेज लिखा होगा, इतना परसेंट एक्स्ट्रा प्रोटीन, उसमें प्रोटीन होता है तो लिखा होगा कि जैसे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे प्रोटीन डाला गया है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जाता है, इनहेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, बायो फोर्टिफिकेशन किसको कहते हैं हम लोग, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वहां पे, तो इनहेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू। और क्या क्या बढ़ा सकते हैं, जैसे गोल्डन राइस है उसके अंदर आयरन ज्यादा होगा, राइस है तो विटामिन ए इनरिच्ड राइस, तो ये सब हम लोग इसमें बनाते हैं। ठीक है, इधर हो गया, इसको मैं इधर शिफ्ट करके एग्जांपल लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल विटामिन ए enriched राइस, विटामिन ए enriched राइस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब ये बहुत वास्ट सेंस में आता है जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह को देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है, बहुत मेजर क्राइटेरिया है इसका, कैसे कैसे सेंस में हम इसको यूज करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहां पे हम लोग किसके अंदर ये केस देखेंगे, कॉटन प्लांट के अंदर। किसके अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, दैट इज सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। आप क्या बनाना चाहते हैं, एक ऐसे प्लांट को बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर उस स्पेसिफिक पेस्ट का कोई असर पड़े ही नहीं। ठीक है, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में इसको बीटी बोला जाता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन को क्या किया जाता है, इसकी क्लोनिंग करी जाती है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाइए तो ये टॉक्सिन भी बढ़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। ठीक, अब क्या जाता है, इसके सैशे बनाए जाते हैं, मतलब ड्राई फॉर्म में इसके स्पोर को सेव करके रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है उसको। उसके स्प्रे करने की वजह से क्या होता है, उसके स्प्रे करने की वजह से ये बेनिफिट होता है, एक बॉल वॉर्म जो हार्म कर रहा होता है उसको, उससे ये प्लांट बच जाता है। ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसको। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड कैन be expressed in plants to provide resistance to insects without the need of insecticides. In effect, created a biopesticide. Example are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soyabean. ये सारी चीजें आज की डेट में
बनाई जा चुकी है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब कोई ऐसी चीज हो जिसकी कोई डिमांड ही नहीं हो, उसके ऊपर टाइम, मनी, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, एफर्ट लगाने का क्या फायदा है? कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। ये अभी आप कई बार सुनेंगे इस चैप्टर में, तो आपको याद हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अब हम एक स्पेशल टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बीटी कॉटन। किस पे आते हैं? बीटी कॉटन पे आते हैं। पहले मैं आपको ये शो कर देती हूँ, काफी इमेजेस हैं इसके रिगार्डिंग। है क्या, स्टोरी क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाती है, इमेज से। बीटी स्टोरी सिर्फ एक इमेज के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद मैं कितना भी लिखूं, कुछ भी लिखूं, आपको समझने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, जरूर समझ आएगा। देखिए स्टोरी क्या है। ये भी मैं यही ढूंढ रही थी जिसमें ये नजर आए। हाँ ठीक है, बीटी कॉटन। टॉपिक क्या है? बीटी कॉटन क्या है, पहले मैं वो समझाऊंगी आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अब स्टोरी क्या है इसके रिगार्डिंग सुन लीजिए आप। स्टोरी ये है कि ये कॉटन प्लांट है। क्या है ये? आप बोलेंगे हमें दिख रहा है कॉटन प्लांट है ये। ठीक है, क्या है ये कॉटन प्लांट है। अब मैं इतने देर से क्या सर्च कर रही थी इमेज में? ये सर्च कर रही थी कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर कॉटन फॉर्म होता है वो तो नजर आए पहले मुझे, मैं इसको ढूंढ रही थी। होता ये है कि जब ये क्लोज्ड फॉर्म में होता है, कैसे होता है? क्लोज्ड फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर ये जो कॉटन आपको भी यहाँ पे ऐसे रिलीज्ड कॉटन जो आपको नजर आ रहा है, ये कॉटन इसके अंदर बन रहा होता है, बनता है। ठीक है, तो आपने बॉल वॉर्म का नाम सुना है? जैसे घर में जब आप पीस मटर वगैरह छीलते हैं तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के जो कीड़े निकलते हैं ना, वो क्या होते हैं? बॉल वॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बॉल वॉर्म क्या कर रहे थे? इसको हार्म कर रहे थे। बॉल वॉर्म क्या कर रहे थे? इसको हार्म कर रहे थे। किसको? कॉटन प्लांट को। ठीक, तो अब अगर आप इस बॉल वॉर्म के ऊपर सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे बॉल वॉर्म है। ठीक है, अगर आप इस बॉल वॉर्म के ऊपर किसी केमिकल का यूज कीजिएगा इसको किल करने के लिए, तो इस प्लांट में भी तो वो केमिकल जाएगा, और इस प्लांट के थ्रू आपके इकोसिस्टम में भी तो वो केमिकल जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको बचना है इससे। आप चाहते हैं कि हम ये सारे लॉसेस से बचें, तो आपको करना क्या होगा? ये जो बॉल वॉर्म है, ये जो कौन है यहाँ पे? ये बॉल वॉर्म है। ठीक है, अब आप एक ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट को ढूंढेंगे, याद रखिए, जिसको आपने क्या सीखा था? जिसको आपने सीखा था बायो कंट्रोल एजेंट्स। एक टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसको नाम ही दिया जाएगा बायो कंट्रोल एजेंट्स। मतलब बायोलॉजिकली हम एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा एजेंट ढूंढ के ला रहे हैं। समझ आया? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो बॉल वॉर्म है ये इस कॉटन प्लांट को हार्म ना पहुंचाए। तो अगर ऐसा करना है तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि, कहावत नहीं है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कहावत है ना, जिससे कि ये किल भी हो जाए, ये बॉल वॉर्म किल भी हो जाए, प्लस इस प्लांट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इस कॉटन को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, हमारे इकोसिस्टम को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे इसको देखा जाता है। फिर क्या ढूंढा गया? तब जाके मिला बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का नाम। बीटी कॉटन क्यों पड़ा सो सुनिए। तब जाके पता चला एक बैक्टीरिया के बारे में। नाम क्या है उसका? उसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बार बार आएगा अभी,
बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का जब पता चला तो इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसका नाम है प्रोटॉक्सिन। क्या नाम है उसका? प्रोटॉक्सिन। तो जैसे ही ये बॉल वॉर्म क्या करेगा, इस प्रोटॉक्सिन को खाएगा, मतलब इसकी लीकिंग करेगा, चाटेगा इस कॉटन बॉल की, ठीक है। तो ये जो आपने स्पोर्स इसके ऊपर स्प्रेड कर रखा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रोटॉक्सिन इसके गट में जाएगा। प्रोटॉक्सिन इसके गट में जाते के साथ एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके गट के अंदर, इस बॉल वॉर्म के गट के अंदर अल्कलाइन मीडियम होता है, और ये ढूंढ रहा होता है कि कब मुझे अल्कलाइन मीडियम मिले और मैं अपने आप को एक्टिवेट करूं। कहानी समझ आई आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बिल्कुल? तो ये इसी फिराक में होता है, ये जो प्रोटॉक्सिन है, कि कब इसको अल्कलाइन मीडियम मिले और ये अपने आप को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको स्टोरी समझ आएगी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। ये स्टोरी क्या है, मैंने आपको स्टोरी सुनाया। अब देखिए आगे कितना आसान हो गया आपके लिए। सबसे पहली चीज, टॉपिक क्या है आपका? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ये केस गया था इस वजह से, क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। वहां पे कॉटन को जब हार्म होना स्टार्ट हुआ इन बॉल वॉर्म्स की वजह से, तो काफी ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। और उतना ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप अपने इकोसिस्टम को भी हार्म करेंगे। तो उससे बचने के लिए ये नोवेल स्ट्रेटेजी जो है उसको अप्लाई किया गया, ठीक। कहानी क्या है? सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। यहाँ ये जो बीटी लिखा है आपने, बीटी, दैट इज बैसिलस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, THURINGENESIS, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से काफी इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है ये तो खैर आपको पता ही है, बैसिलस लगा हुआ तो बैक्टीरिया ही है। तो प्रोड्यूसेस produces protein produces protein produces protein। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने का काम करता है, ठीक। किल्स किल्स इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स। अब इसकी कैटेगरी में बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे डिप्टेरंस। डिप्टेरंस आगे जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ना, तो इसकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें डिप्टेरंस के अंदर मक्खियां, मच्छर, ये सब जो है ना, ये सब आते हैं, जैसे फ्लाइज, मॉस्किटो, फ्लाइज, मॉस्किटो, फ्लाइज, मॉस्किटो, ठीक है, एंड एंड लेपिडोप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस,
लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कई तरीके के, जैसे टोबैको बडवॉर्म, टोबैको बडवॉर्म, बड वॉर्म, ठीक है, आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर। बीटल्स वगैरह एंड कोलियोप्टेरन्स के अंदर कौन आते हैं, बीटल्स वगैरह, कोलियोप्टेरन्स इसके अंदर आते हैं बीटल्स, बीटल्स। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, उससे सबसे अच्छी बात ये है कि इतने सारे इंसेक्ट्स को आप किल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब इस प्रोटीन से सिर्फ इन्हीं की डेथ होगी और किसी की नहीं होगी। ये तो और अच्छी बात है कि हम जिस एप्लीकेशन के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं बस उसी की डेथ होगी, उसके सिवा और किसी की डेथ नहीं होगी, ठीक है। अब कहानी ये है कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो मैंने आपको सुनाया है, एक प्रोटीन फॉर्म करता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा अपने ग्रोथ के ड्यूरेशन में, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, भाई इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है तभी तो ये क्या कर रहा है, किल कर रहा है इसको। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? अगर आपसे कभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो आप उसको बताइएगा क्योंकि ये उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होता है। Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxins, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH. किसकी वजह से? उसके गट के alkaline pH में ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, of the gut which solubilize the crystals. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells. मतलब उसके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उसमें परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन का मतलब हो गया उसमें पोर्स बन जाएंगे बहुत सारे, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। मतलब बहुत डेंजरस डेथ होती है इसकी। पहले तो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्या हो गया, उसके परफोरेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई। लाइसिस का मतलब है सेल टूटना, सेल ब्रस्ट कर गया, टूट गया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक। ये आपको बात समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस तो है ही है, ठीक है। incorporated into the several crops plants such as cotton, ये तो देखा आपने। the choice of genes depend upon the crop and the targeted pest, as most bt toxins are insect group specific. the toxin is coded by a gene, उसको हम लोग CRY क्राई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग उसको? क्राई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? क्राई से डिनोट कर रहे हैं। क्राई 1AC, क्राई 1AB, ऐसे ऐसे करके इनकी नेमिंग करी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये काम ही नहीं कर रहा, अच्छा कोई बात। देखिए, तो there are a number of them, for example the proteins encoded by the gene cry1AC and cry2AB, ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। तो कॉटन बॉल वॉर्म को कौन कंट्रोल करेगा? फर्स्ट ऐसे लिख लीजिए, कॉटन, कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा ऐसे CR, छोटा वाला सी होता है, इसको हम लोग कहते हैं CRY, कैपिटल I, कैपिटल A एंड स्मॉल c, cry1AC and then cry2AB, CRY, ऐसे रोमन में 2 लिखेंगे, 2 कैपिटल A एंड स्मॉल b, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करने का काम करता है।
अगर यहाँ पे आया क्राई 1AB, तो ये कॉर्न में जो होल्स कर देते हैं ना, उसको कॉर्न बोरर बोलते हैं। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है यहाँ पे? क्राई 1AB, CRY, क्राई 1, कैपिटल A और स्मॉल p, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, लिख लीजिए आप। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक कॉटन प्लांट शो भी किया गया है, मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सा है। डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करी गई है कि बॉल वर्म कैसे खराब करता है। देखिए, गोल करके आपको बताया भी जा रहा है, यहाँ पे इसमें शो करा है, देखिए डायग्राम में दिख रहा है जो है ना, ये कॉर्न बोरर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। हैंग कर रहा है। यहाँ पे एक होल दिख रहा है ना आपको, बस मुझे डायग्राम शो करना था और कुछ है नहीं था। ये एक्चुअली किसका किया हुआ है? बॉल वर्म का किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। और यहाँ पे फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल आपको शो किया जा रहा है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो कॉटन बॉल ऐसे इतना बढ़िया नजर आता है, बट बॉल वर्म्स ने क्या किया है? इनको खराब किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड बॉल वर्म आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये कोई अलग डायग्राम नहीं है, आप ही की एनसीईआरटी बुक ने इस डायग्राम को शो कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बहुत बढ़िया टेक्निक आएगी आपके सामने फर्स्ट टाइम। इसको बोला भी जाता है कि एक नोवेल स्ट्रैटेजी है। इसके पहले आज तक कभी भी बायोलॉजिकल फील्ड में ऐसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं किया गया था। आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। शॉर्ट में लिखा रहता है बोर्ड के एग्जाम में, राइट अ नोट ऑन आरएनए आई, ऐसे करके मैं बताती हूँ आपको। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, शॉर्ट में लिखा क्या जाता है, तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, हैंग कर जा रहा है। हाँ, हो गया। देखिए, ऐसे लिखा जाता है आपको शॉर्ट में, राइट अ नोट ऑन आरएनए आई, ऐसे RNA और आई, छोटा सा आई लिख दिया। बच्चा क्या करता है, आरएनए के ऊपर पूरा नोट लिख के आ जाता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया एग्जामिनेशन में कि उससे सिर्फ आरएनए नहीं पूछा जा रहा था, बल्कि आरएनए इंटरफेरेंस का पूरा फिनोमेना पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है उसको समझिए। पहले मैं ऐसी रफ में आपको स्टोरी समझा देती हूँ, उसके बाद आप समझते रहिएगा। देखिए, अब होता क्या है, बहुत सारे निमेटोड जो है, निमेटोडा पढ़ा है आपने 11th क्लास में, ठीक है। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब उसमें पैरासाइट के तौर पे रहेगा, तो ऑब्वियस है कि उसका जीना तो मुश्किल करेगा ही करेगा, ठीक है। और इस निमेटोडा का नाम है मेलिडोगाइनी इनकग्निशिया। निमेटोडा का नाम क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस। जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स आपको बताया जा रहा है, एक्चुअली ये टॉपिक क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसके थ्रू आप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं, एक्चुअली ये है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, आरएनए आई। शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नोट करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है।
आरएनए इंटरफेरेंस एक्चुअली सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा, सब में होता है। क्यों होता है? एक सेलुलर डिफेंस की तरह ये काम करता है। कैसे काम करता है सो समझिए। क्योंकि मैंने आपको 6 चैप्टर पढ़ा रखा है, बताया, एक रफ पेज ले रही हूँ मैं। तो वहां पे आपने क्या सीखा कि अगर डीएनए है तो ये अपनी कॉपी भी बना सकता है रेप्लिकेशन के थ्रू। डीएनए है तो ये आरएनए भी फॉर्म करेगा, आरएनए है तो ये प्रोटीन भी फॉर्म करेगा। अब ये जो आरएनए है, ये सबको पता है कि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। हम क्या कर रहे हैं जबरदस्ती यहाँ पे, अब जैसे मैं आरएनए का कोड लिख दूं, ए यू जी सी ए यू यू, सपोज कीजिए मैंने इतने कोड्स लिख दिए, यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती इस आरएनए के स्ट्रैंड की कॉपी बनवा रहे हैं, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है डीएस आरएनए, और इस घटना को बोला जाता है साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। सीख लीजिए अभी के अभी, बहुत काम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। क्या कहते हैं हम लोग इसको? साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो ए की पेयरिंग यू ए सी जी यू ए ए जी, क्योंकि डीएनए नहीं है तो यहाँ पे थाइमिन का कोई नाम निशान नहीं होगा। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब यहाँ पे आपके पास आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, आरएनए की क्या है यहाँ पे? 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो आपने सीखा हुआ है कि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। अब कैसे होगा इसमें प्रोटीन सिंथेसिस? इस कोड को पढ़ा जाए या फिर इस कोड को पढ़ा जाए प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बंद कर देते हैं। प्रोटीन के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जब कभी भी नेचर में डीएस आरएनए बनवाया जाता है तो उससे साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हो जाती है। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? डीएस आरएनए बनवाया जाता है, आरएनए होता सिंगल स्ट्रैंडेड है बट हम उसको डबल स्ट्रैंडेड बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो इससे, इसकी वजह से क्या होता है? साइलेंसिंग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? साइलेंसिंग हो जाता है। इसको हम लोग साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस में आप क्या देख रहे हैं? आरएनए, पहले एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए अ नोवेल स्ट्रैटेजी, अ नोवेल स्ट्रैटेजी, a novel strategy of RNA interference, RNA inter, a novel strategy of RNA interference, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं RNA I was used for pest resistant plants, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? इसे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स को बना रहे हैं, लेकिन ऐसी अनोखी स्ट्रेटेजी आज तक अप्लाई नहीं करी गई है। इतना दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे कि जिस आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेलुलर डिफेंस के लिए करते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? उसका रिमोट नहीं होता। अच्छा ठीक है, ठीक कर देते हैं, खोजते हैं, रुको। तो इसमें नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस, RNA interference occurs in all eukaryotic organisms
in all eukaryotic organisms as सेलुलर डिफेंस मेथड। सेलुलर मतलब सेल अगर बाहर से कहीं कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, सेलुलर डिफेंस के लिए खुद ही यूज करते हैं। इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज सेलुलर डिफेंस, राधे शोर नहीं करो बेटा, सेलुलर डिफेंस मेथड, सेलुलर डिफेंस मेथड। ठीक है, तो होता ये है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया जाता है कि साइलेंसिंग ऑफ, ऐसे देखिए शॉर्ट में लिखती हूँ, ये पेज हो गया होगा, आगे देखिए। इसमें आप क्या करा रहे हैं, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। कैसे कराएंगे आप साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, कोई अगर आपसे पूछे तो बाय फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे कर लीजिए, बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बोलते हैं डीएस आरएनए। ये क्या हो गया, डीएस आरएनए क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड, हाँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये जो शोर नहीं करो, ये जो क्या है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन में कभी एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा, और जब ये प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी जो पेस्ट ऐसा सोच रहा था कि मुझे क्या करना है इन करके और कोई टॉक्सिन वहां पे रिलीज करना है, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाएंगे कैसे, सोर्स क्या है इसका। तो आपको मैंने सिखा रखा है रेट्रोवायरस, याद है आपको मैंने क्या सिखा रखा है, रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो करते क्या है, इसी आरएनए को वहां से आइसोलेट करके ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है इनको, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है। तो इसी का यूज करके क्या करते हैं, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स मतलब ट्रांसपोजोन्स, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये देखिए आरएनए कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। व्हाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि इसके पास आरएनए जीनोम्स होता है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, तो आरएनए से इसको आइसोलेट किया जाता है। तो अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीएस आरएनए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीएस आरएनए, तो आप बताइएगा कि इसका सोर्स क्या है, डीएस आरएनए का सोर्स क्या है, रेट्रोवायरसेस, because they contain आरएनए जीनोम। और इसको नेम क्या दिया जाता है, आरएनए जीनोम को, यहाँ पे आरएनए जीनोम को नेम क्या दिया जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोजोन्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है ये ट्रांसपोजोन्स, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल क्या होता है, देन उसके बाद क्या है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। वेक्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम।
nematode specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA. ऐसे ऐसे डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये डीएनए, समझिए ध्यान से, अगर ये डीएनए ए है और अगर ये डीएनए बी है, तो ये डीएनए ए ऐसे आरएनए को बनाए और डीएनए बी ऐसे आरएनए को बनाए कि दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन गया और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हो जाएगा. These two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA that initiated RNA interference, जो कि क्या करता है, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस कॉज करने का काम करता है और जिसकी वजह से स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए क्या हो गया, उसकी साइलेंसिंग हो गई. तो अब आप भूल जाइए कि जो यहाँ पे निमेटोड सोच रहा था इन्फेक्शन कॉज करने का, इन्फेक्शन कराने का, वैसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ये एक नोवेल स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई है और काफी आसान तरीके से आपने समझा इसको. तो ये आपने सीखा यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस, क्या कहते हैं हम लोग इसको, आरएनए इंटरफेरेंस. और ये सब फिर वापस आपको पता है टोबैको प्लांट में ही, देखिए मैं आपको शो करती हूँ आगे जो है इसके, ये देखिए, नहीं ये तो था ही आपके पास, है ना, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये तो आपके पास था ही, ये आपको चाहिए था, ये देखिए, ये मूवी नहीं कर रहा है आज, काम ही नहीं, कुछ फंक्शन तो काम ही नहीं कर रहा है. देखिए उसके बाद क्या है, द कंसिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट शुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए. द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट. ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया जा रहा है, ये जो डायग्राम नहीं, इमेज बोलिए इसको, डायग्राम तो नहीं है, जहाँ पे आपको दो केसेस दिखाए जा रहे हैं. कह रहा है होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन. पहला है यहाँ पे ए डायग्राम में क्या शो किया जा रहा है, रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स. बी ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये आपको दो यहाँ पे इमेजेस जो है ये शो किए जा रहे हैं. तो ये आपका क्या था यहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस. अब हम लोग आगे चलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, मेडिसिन वगैरह के फील्ड में भी इसको अप्लाई करते हैं. आगे देखिए, आगे चलते. फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से स्टार्ट कराऊंगी. एक छोटा सा पैरा है, पहले इसको कर लीजिए. देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का. तो इस एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है आपके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है. तो उसको आपने ऐसे ही तो रखा नहीं है, उसका कुछ ना कुछ आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा. तो आज के डे में मार्केट में अवेलेबल जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें से ये काफी पुराना डेटा है मार्केट में. जैसे अभी इस टाइम लिखा जा रहा है कि 12 जो है ये प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल है, जहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है. आज के डे में इससे भी ज्यादा है. ठीक है, तो कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs.
Further, the recombinant therapeutics don't induce unwanted immunological responses, as is common in case of similar products. Isolated from non-human source, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ही सोर्स हो, उसका किसी भी सोर्स से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं. At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India, 12 of these are presently being marketed. 12 या अब आज के डे में डेटा इससे ज्यादा है जिसको मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. बहुत सारी चीजें तो डेली यूज के इस्तेमाल में भी है जिसको लोग क्या कर रहे हैं, डेली यूज भी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपने जो टॉपिक्स किए हैं, पहले आपने सीखा यहाँ पे बीटी कॉटन, उसके बाद आपने सीखा है फर्स्ट टॉपिक आपने बीटी कॉटन किया है. बीटी कॉटन के बाद आपने आरएनए इंटरफेरेंस सीखा है और आरएनए इंटरफेरेंस के बाद आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के तौर पे ये सीखा कि उसका यूज जो है आज के डे में मार्केट में भी किया जा रहा है कई ऐसे डिजीज वगैरह को क्योर करने में, उनको ट्रीट करने में. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन देखेंगे. आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं.